हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत। हम लोग इरुटरिया बुक का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसका 3 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी प्रदान किया था, जिसमें आपको 26 लाख रुपए देने का तय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है, और क्रिस्टो दास पाल ने 1861 में हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो सर्वप्रथम सतारा का विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। सतारा का विलय 1848 में किया गया था। उसके बाद आपको जयपुर को 1849 में विलय किया गया। उसके बाद झांसी को 1853 में विलय किया गया। चौथा क्वेश्चन है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही द बंगाली नामक समाचार पत्र का ही प्रकाशन किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो यह कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसी समय महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर में किया गया था। और यह आंदोलन जब भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो इसी समय यादुनाग के नेतृत्व में मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था, और इसका गठन इमाद अली खां के द्वारा किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ? तो हम लोग चारों ऑप्शन देख रहे हैं कि सबसे बाद का युद्ध कौन सा है। तो सबसे बाद का युद्ध आपका सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद हुमायूं द्वारा पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो सबसे पहले युद्ध हुआ था वह देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। उसके बाद का युद्ध चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, जो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में शेर शाह हुमायूं के बीच में, और इसी युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में किसने किया था? तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त धौलावीरा से हुआ है। बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यह भी सही है कथन। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, यह भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी, यह कथन गलत है। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संघ में किसी भी जाति के व्यक्तियों एवं स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था, सिर्फ राजा के सेवक, दास एवं रोगियों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी बैठक के बाद आपका 26 जनवरी 1950 से पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 में कराया गया था। आगे है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 131 सीट आरक्षित है, जिसमें आपको अनुसूचित जाति के लिए
84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। तो दोनों कुल मिलाकर आपका 131 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें जुड़ने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है, लेकिन इससे पहले यह 60 वर्ष था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत एवं चीन के बीच में हुआ था, जिसमें 5 समझौते को रखा गया था, मुद्दे को रखा गया था। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व यह था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान यह भी था, नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध यह नहीं था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यह भी था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कौन? तो इसका निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना ओस्लो में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। और भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से को गुजरता है। आपका पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और 5वां उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो म्यांमार से सबसे अधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका संबंध अलकनंदा नदी से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपका भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि यह बीना नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करती है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुआ, और इसकी शुरुआत कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देख लें कि CRE का डेट 1993 है, CICRA का 1991 में स्थापना हुआ और क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आने पहले हो जाएगा आपका 3 नंबर, फिर 2, फिर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है, सही है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटालों के जांच पड़ताल से, यह भी सही है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से, यह भी सही है। तारोपन समिति का संबंध बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है, बल्कि तारोपन समिति का संबंध पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन कौन सा सही होगा कि इसका कथन सही नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी तृतीय सेक्टर में कौन नहीं आता है ऑप्शन के अनुसार? तो व्यापार एवं परिवहन आता है, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा और वानिकी और मत्स्यिकी, इन तीनों ऑप्शन में कौन नहीं आता? तो यहाँ पर देख ले कूट में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
केवल 3 नंबर जो है वानिकी और मत्स्यिकी यह तृतीय सेक्टर में नहीं आता है, बाकी व्यापार एवं परिवहन, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा ये सभी तृतीय सेक्टर में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि खाद्यान्नों का निर्यात इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका जारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो इसका प्रस्तुत वर्ष 2013-14 में किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया है। अब हम लोग चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि 1961 में किसका शुरुआत किया गया? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आकाशद्वीप पुस्तक लेखक कौन है? तो आकाशद्वीप पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन वर्ष 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 13,71,51,130 है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष WEF के द्वारा जारी किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है विश्व आर्थिक मंच। और वर्ष 2023 में इस सूची में भारत का स्थान 127वां है। अगला क्वेश्चन है कि एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो एकता सैन्य अभ्यास वर्ष 2023 में भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? तो इसका विषय है ग्रो फूड नोट टोबैको। ऑप्शन ए सही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी खेल से है। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा और इससे पहले 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब आर्यना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए सही है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा योजना पुरस्कार की शुरुआत ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन है? तो इसका नया सदस्य देश मिस्र बना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा किया गया है। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स सोडियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे कणों को उनके वर्गों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसका बढ़ते क्रम में आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता का गुण पाया जाता है किसमें? तो श्यानता का गुण द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। लाल रक्त कण RCB का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल
20 से 120 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं किस सिद्धांत पे? तो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? तो इन चार ऑप्शन में से द्रव्यमान एक अदिश राशि, बाकी संवेग, वेग और कोणीय संवेग सभी सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर है, निम्नलिखित में किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। और परिक्रमण के कारण यह आपका ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है कि एक तरफ आपका वैज्ञानिकों का नाम है और दूसरे तरफ उनके द्वारा खोजी गई वस्तु या आविष्कार है, तो उनके मिलान करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो की खोज किया गया है, जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का खोज किया गया है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया और थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन का खोज किया गया है। तो ये सभी सामने सामने है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हवा में केवल गुब्बारा तब तक ही ऊपर उठता है जब तक उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। 61 नंबर है, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है, तो इसमें सबसे पहले देख ले कि ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को आप पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो 2 + 2 यहाँ पे आपका इक्वल टू 4 हो गया और 4 ओम के बाद फिर आपका यहाँ पे 2 ओम नीचे है जो ये समानांतर क्रम में है, तो इन दोनों को फिर हम समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे जो 1/r बराबर होता है 1/4 + 1/2। तो यहाँ से जब आप निकाल लेंगे तो इसके बाद आपको r बराबर 4/3 ओम आएगा। तो इसके बाद आपको धारा निकालने के लिए I का फॉर्मूला लगा देंगे जिसका होता है V/R, फिर यहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो मोमबत्ती के हवा में जलने से कौन सा उत्पाद इन चारों ऑप्शन में से नहीं बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन नहीं बनता है, बाकी चारों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कालिक रूप में कार्बन, ये तीनों बनता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति क्या है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का प्रकृति क्या है? तो यह क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। सभी धातुएं तन्य है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी धातुएं तन्य नहीं होती है। सभी अधातुएं तन्य है, यह भी सही नहीं है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, यह सही है, क्योंकि सभी धातुएं तन्य, समानांतर धातुएं तन्य होती है, लेकिन कुछ अपवाद है जो तन्य नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव है? तो इसका रिक्तिका भाग निर्जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सभी सजीव में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है? तो नाभि को कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यह कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच क्या होता है? तो शिरा में पीएच अधिक होता है और धमनी में पीएच कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में से मछली है? इसमें वास्तविक मछली समुद्री घोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी ये लोग मछली वास्तविक फिश नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ऑक्सिन फल पकाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन का काम वृद्धिवर्धक या पत्तियों का
विलगन करना, खरपतवार को नष्ट करना है। बाकी सभी सही है। जिबरेलिन्स का काम बौने पौधे को लंबा करना है। साइटोकाइनिन का काम कोशिका विभाजन है और एब्सिसिक एसिड का काम वृद्धि रोधक है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल है कौन? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि जंग एक मिश्रण है। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक मिश्रण है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। Fe2O3 और FeOH का होल 3 यह एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक समुद्री जल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और आश्रित जल एवं घुलनशील लवण नहीं तो है। आश्रित जल जिसमें अशुद्धि या घुलनशील लवण नहीं होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यह विद्युत का सबसे खराब चालक है। तो चलिए हमारा समान अध्ययन और समान विज्ञान का प्रश्न खत्म हो गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। और बिहार एसएससी से जुड़ी आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेट के साथ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट दिया गया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं।